आजकल इस बात को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि छोटे बच्चे मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बच्चों में बहुत छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, जो मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि लोगों को और बच्चों को, बड़ों को, सबको सोशल मीडिया की लत लग जाती है। उनको कुछ और सूझता ही नहीं है। बहुत से देशों की सरकारें इस पर ख़ास तौर पर ध्यान दे रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कई देशों ने तो उस पर रोक भी लगाई है। ऑस्ट्रेलिया इस मामले में पहले स्थान पर है और उसने स्कूलों में मोबाइल फ़ोन लेकर आने पर रोक लगा दी है। यूके में भी इस बारे में बाकायदा प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा जाए। और भारत में भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये विचार किया गया था कि बच्चों को सोशल मीडिया कंटेंट किस तरह का देखना चाहिए और कितना देखना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनके लिए जो सामग्री सोशल मीडिया पर डाली जाए वो इस तरह की हो जो उनका जो मानसिक विकास है, जो उनका बढ़ते बच्चों में जिस तरह के ज्ञान की, जिस तरह की जानकारी की ज़रूरत होती है, वो उन्हें दिया जाए। दरअसल सवाल ये नहीं है कि बच्चों को सोशल मीडिया देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। सवाल ये है कि बच्चों को किस तरह का सोशल मीडिया देखना चाहिए। बच्चों के लिए सोशल मीडिया का है, बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया का कंटेंट होना चाहिए वो बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी रुचि, उनका वो किन किन बातों को समझ सकते हैं और उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होता रहे, किसी तरह की गलत जानकारी उन तक ना पहुँचे, इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। यह बच्चों को सार्थक रूप से जोड़ते हुए उनके सीखने और विकास में सहायक होना चाहिए। इसके अलावा यह बच्चों की मानसिक क्षमता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए, ताकि सामग्री जो है वो एकदम सेफ हो, बच्चों के लिए सेफ हो और रोचक भी हो। मतलब उसमें ऐसी जानकारी हो कि बच्चे उसे आसानी से सीख सकें और उन्हें वो अच्छा भी लगे। यह जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को देने जा रहे हैं कंटेंट के माध्यम से, वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए। मतलब वो बच्चे उससे जुड़ाव महसूस करें, उन्हें लगे कि इसमें उनकी भागीदारी भी है। इससे होगा क्या कि जो बच्चों का ध्यान जो है उसमें बना रहेगा। क्यों, आप जानते हैं बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो किसी एक विषय पर बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो जो कंटेंट बच्चों के लिए बनाया जाए सोशल मीडिया पर, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो बच्चे उससे जुड़ाव महसूस करें, उनमें ये जानने की इच्छा हो कि जो बताया जा रहा है इसमें आगे और क्या होगा। उनमें क्रिएटिविटी जो है वो बढ़नी चाहिए उस कंटेंट को लेकर, और उनमें पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, ताकि वो जो कंटेंट बनाया गया है उसमें दी गई जानकारी को भी ग्रैस्प कर लें और उससे उन्हें फ़ायदा भी हो, उन्हें उसका फ़ायदा उठाना भी आना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बच्चों का मीडिया है क्या। दरअसल बच्चों का मीडिया जो है वो जो हमारे संचार के साधन हैं, टेलीकम्युनिकेशन के जो साधन हैं और जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं, जो जिसमें ख़ास तौर से बच्चों के लिए कंटेंट डाला जाए, जैसे किताबें हैं, कार्टून्स हैं और एजुकेशनल ऐप्स हैं, टीवी के कार्यक्रम हैं और डिजिटल वीडियो हैं। ये सब जो है इसको जो मीडिया ऐसा हो जो एंटरटेनमेंट भी दे और शिक्षा भी देने का काम करे और बच्चों को एजुकेट करे और उनको नॉलेजेबल बनाए और स्किल डेवलप करने में उनकी मदद करे। और इस तरह के मीडिया कंटेंट में बच्चों के लिए रंग बिरंगी फ़ोटो, बहुत ही आसान भाषा और ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए जो उन्हें जोड़े रखें, उन्हें एंगेज रखें। तकनीक के अब चूंकि तकनीक आप जानते हैं कि हर दिन बदल रही है, तो तकनीक के विकास के साथ साथ बच्चों का मीडिया इंटरैक्टिव डिजिटल रूप से भी बढ़ गया है।
जिसमें सीखने की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है। बच्चों के सीखने का जो प्रोसेस है वो पहले धीमा हुआ करता था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के बाद वो बहुत तेज़ हो गया है। अब बच्चों के साहित्य को अगर हम हिस्सों में बांटना चाहें तो इसमें दो तरह का लिटरेचर हम शामिल कर सकते हैं। पहला है फेरी टेल्स, यानी हिंदी में जिसे परी कथा कहा जाता है। बच्चों का जो लिटरेचर है वो आपकी कल्पना शक्ति की उड़ान कितनी ऊंची है और आपकी भाषा कैसी है, आपकी भाषा का विकास कैसा है, ये दोनों चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। परिकथाओं में जादुई घटनाएं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप ये बात ध्यान रखें कि उसमें नैतिक संदेश होने चाहिए। और जो फोटोग्राफ्स या चित्र वाली जो किताबें हैं, उनमें चित्रों के माध्यम से कहानियों को समझाया जाए। ये जो चित्र कथाएं हैं वो बहुत छोटे बच्चों के काम की होती हैं, और उनमें चिड़िया की कहानी, नदी की कहानी, बादल की कहानी, पहाड़ों की कहानी, और इसी तरह से गाँव की कहानी, शहर की कहानी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चित्रों के माध्यम से, चित्रकथाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। और ये दोनों ही जो हमारे फेरी टेल्स और पिक्चर बुक्स हैं, ये बात हमेशा याद रखिए कि वो बच्चों को सरल और रोचक तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। अब जो है विजुअल स्टोरी टेलिंग भी एक नया कंसेप्ट आ गया है। इसको कहते हैं, ये है दृश्य कहानी, यानी इसमें इलस्ट्रेशन, एनिमेशन या वीडियो के माध्यम से कहानी या संदेश को पेश किया जाता है, और इसमें शब्दों पर निर्भर नहीं रहा जाता। एक समय था जब ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, हमारी तकनीक उतनी डेवलप नहीं हुई थी, तब सिर्फ पढ़कर, या जो अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके माता पिता या बड़े भाई बहन उन्हें पढ़कर वो चित्रकथाएं सुनाया करते थे, और जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो पढ़कर उन चित्रकथाओं को समझते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे देखकर और सुनकर, वीडियो है चाहे टीवी प्रोग्राम्स हैं, चाहे ऐप्स हैं, वो बच्चे उनको देखकर और सुनकर वो उसको सीखते हैं। ये शब्दों पर जो निर्भरता कम हुई है, ये बच्चों के लिए ख़ास तौर से इफ़ेक्टिव है। और आप अगर उन्हें कुछ सुनाते हैं और उसी तरह के विजुअल्स भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग को समझना उनके लिए आसान हो जाता है, और इससे बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है और याद रखना उनके लिए आसान हो जाता है। और ये जो तकनीक है, ये कार्टून्स, कॉमिक्स और एजुकेशनल जो वीडियो होते हैं उसमें बहुत उपयोगी होती है। अब मैंने आपको जब ये सब बताया तो उसमें मैंने एनिमेशन का जिक्र किया। अब आपको एनिमेशन के बारे में बता देती हूँ। एनिमेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें फ़ोटो या जो घटनाक्रम है, जो वस्तुएं हैं या जो जो चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, उनको चलता हुआ चलता फिरता दिखाया जाता है, क्रमवार दिखाकर ऐसा लगता है जैसे वो चल रहे हैं, हालांकि वो चल नहीं रहे होते हैं। उसमें इतनी सारी प्लेट्स बनाई जाती हैं, और जब उन प्लेट्स को चलाया जाता है तो उसके चलने का आभास होता है। ऐसी जो तकनीक है वो अब तो खैर डिजिटल हो गई है, लेकिन अगर आपको याद हो तो डायरी में इस तरह के फ़ोटोज़ या स्केचेस बनाकर डायरी के पन्नों को जब बहुत तेज़ी से पलटा जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे चल रहे हैं। तो एनिमेशन जो है उसी का डिजिटल स्वरूप है। इसमें ड्राइंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स या स्टॉप मोशन जैसी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। यह बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजक सामग्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कहानियों को बहुत रोचक बनाता है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है और बहुत अट्रैक्टिव भी बना देता है। एनिमेशन में जो बहुत कठिन विषय होते हैं उन्हें बहुत समझाना बहुत आसान हो जाता है, और इससे बच्चे सीखते जल्दी हैं और उनको मज़ा भी आता है। और इसी तरह मैंने एनिमेशन के साथ इलस्ट्रेशन का जिक्र किया था। तो इलस्ट्रेशन जो होते हैं यानी चित्र, वो उससे बच्चों को कहानी समझने में मदद मिलती है। सामग्री जो हम कंटेंट डाल रहे हैं वो अट्रैक्टिव हो जाती है,
और बच्चों की कल्पना शक्ति उससे बढ़ती है। अब आते हैं डिजिटल मीडिया पर। डिजिटल मीडिया वह सामग्री है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से बनाया जाता है और उसको जो है वो स्टोर किया जाता है और आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी और शैक्षिक सामग्री आसानी से मिल जाती है। अब बात करेंगे डिजिटल मीडिया की। डिजिटल मीडिया वह कंटेंट होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे टूल्स हैं जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, उसकी मदद से बनाया जाता है और स्टोर किया जाता है और फिर उसको शेयर किया जाता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी और एजुकेशनल कंटेंट जो है वो हमें मिल जाता है। इसमें वीडियोस होते हैं, गेम्स होते हैं और एनिमेशन जैसी इंटरैक्टिव जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं और इससे बच्चों का जो एंगेजमेंट है, जो बच्चों का जुड़ाव है वो बढ़ता है और इसके माध्यम से बच्चों को हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ उनको गाइडेंस भी दे सकते हैं। और इसको डिजिटल मीडिया जो है वो आजकल बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एजुकेशन और क्रिएटिव एक साधन बन गया है। अब एक नया शब्द आजकल हम सुन रहे हैं जो है एजुटेनमेंट, यानी जिसमें आपको एजुकेशन भी दी जा रही है और साथ ही एंटरटेनमेंट भी दिया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक नया शब्द बना है। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को बनाकर हम बनाते हैं एडुटेनमेंट। इसमें खेल, कहानियाँ या वीडियो के माध्यम से सीखने को मज़ेदार बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद ही उसकी इच्छा होती है कि मैं इसको सुनूं, इसको देखूं, इसके साथ जुड़ जाऊं। तो जब अंदर से ऐसी भावना बच्चे में आती है तो उसको चीज़ें सीखना आसान हो जाता है, मतलब उसको ये लगता ही नहीं कि वो पढ़ाई कर रहा है। ये ऐप्स, कार्टून और खेलों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं और इससे बच्चों की रुचि इन चीज़ों की तरफ बढ़ती है और उनकी समझने और याद करने की क्षमता जो है वो भी बेहतर हो जाती है। अब जब हम बच्चों के लिए जो कंटेंट हम रेडी कर रहे हैं उसमें एक शब्द आता है एज एप्रोप्रिएट कंटेंट। तो क्या है ये एज एप्रोप्रिएट कंटेंट? दरअसल एज एप्रोप्रिएट कंटेंट वो होता है जिसमें हम बच्चों की जो उम्र है उनकी उम्र के ब्रैकेट के हिसाब से हम उनके लिए स्टोरीज़ या जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं उसका निर्धारण करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो चित्र कथाएँ यानी पिक्चर स्टोरीज़ पसंद करते हैं, उनके माध्यम से उनको समझाना आसान होता है। इसी तरह जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और पढ़ना सीख जाते हैं तो उनके लिए ऐसा कंटेंट बनाया जाता है जो मॉरली उनके लिए अच्छा हो। वो समाज के बारे में, परिवार के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में बेहतर तरीके से सीख पाएँ और उससे उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिले। तो जब बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी समझ, उसकी जो भावनात्मक परिपक्वता है उसके हिसाब से और उसको जो चीज़ें पसंद हैं उसकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर अगर हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, बच्चों का कंटेंट बनाते हैं, तो वो उसके लिए अधिक ग्राह्य होता है, मतलब वो उसको ग्रहण करना उसके लिए आसान हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें बच्चों के लिए कोई भी ऐसी सामग्री या ऐसा कंटेंट ना हो जो उसको नुकसान पहुंचाए, यानी भावनात्मक रूप से, यानी इमोशनली, या उसको किसी और तरीके से वो गलत जानकारी ना दे, उसको किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए ना उकसाए और ना ही उसमें ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो उसे भ्रमित करे, मतलब जो जिससे उसकी दुविधा बढ़े, ऐसा कुछ उस सामग्री में नहीं होना चाहिए। और उसमें जो कंटेंट आप बनाएं वो बच्चे के विकास के लेवल, उसके भाषा, मतलब वो किस तरह कितनी भाषा समझता है, उसकी वोकैबुलरी कितनी है, उसका जो भाषा कौशल है वो कितना है, इसको ध्यान में रखकर बनाया जाए। और उसकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को सही कंटेंट मिलता है तो उससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको सीखने में मदद मिलती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी जानकारी बढ़ती है
और वह अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। अब हम बात करेंगे मॉरल स्टोरी टेलिंग के बारे में। मॉरल स्टोरी टेलिंग यानी नैतिक कहानी वो होती है जिसमें ईमानदारी, दया, करुणा, जिम्मेदारी और नैतिकता के मूल्य और परिवार, समाज और हमारा जो देश है उसके प्रति जो हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए उसके बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है। एक बात ध्यान रखिए कि नैतिक कहानियाँ जो हैं वो बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं होती हैं। नैतिक कहानियाँ थोड़े बड़े बच्चों के लिए होती हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे अभी उस उम्र के नहीं हैं कि वो इस तरह की कहानियों को समझ सकें। अगर हम छोटे बच्चों के लिए इस तरह के कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे ऊब जाएंगे और उन्हें वो चीज़ समझ ही में नहीं आएगी। नैतिक जो कहानियाँ होती हैं, मॉरल स्टोरी टेलिंग में आप बच्चों को यह समझाते हैं कि उनके लिए कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। इसमें जो पात्र और घटनाएं शामिल की जाती हैं उससे बच्चों को जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। बच्चों को दूसरे बड़ों का आदर करना चाहिए और उनका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, अपने से छोटों के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने सहपाठियों के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने बहन भाइयों के प्रति कैसा होना चाहिए, समाज में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अगर वो सड़क पर चल रहे हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो किसी को मुसीबत में देखते हैं तो वो उन्हें उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास करती हैं और ये बच्चों को एक छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में ये चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आती हैं। इसलिए ये इन चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों का 8 या 10 साल से लेकर 15 साल की उम्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो उम्र है ये व्यवहार और मूल्यों के निर्माण की उम्र होती है। वैल्यूज़ हम डेवलप करते हैं बच्चों की इस उम्र में। तो ये जो बढ़ते बच्चे हैं उनको नैतिकता की जानकारी देने के लिए, मतलब कौन से हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमें किन मूल्यों के आधार पर अपने जीवन का विकास करना है, उसके बारे में हम उन्हें ये जानकारी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोरी बोर्ड की। स्टोरी बोर्ड चित्रों या स्केच की एक सीरीज़ होती है जो किसी कहानी या वीडियो के दृश्यों को पहले से दर्शाती है। इससे क्या होता है कि जो कोई आप वीडियो बना रहे हैं या कोई आप एनिमेशन बना रहे हैं या कोई फिल्म बना रहे हैं तो उसका क्रम आपको तय करने में आसानी हो जाती है। यानी पहले से स्टोरी बोर्ड पर अगर हम ये तय कर लेते हैं कि ये दृश्य यहाँ आएगा, ये दृश्य यहाँ आएगा और ये स्केच यहाँ आएगा, मतलब जिस तरह की भी आप स्टोरी बना रहे हैं, स्केच है या उसमें पिक्चर्स हैं, तो अगर उनको क्रमवार आप रखेंगे तो जब आप फाइनल अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको उन्हें जोड़ने में, उन्हें क्रमवार तरीके से लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे हम स्टोरी बोर्ड कहते हैं। तो अब आप ये तय कर लेते हैं कि ये यहाँ 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 आएगा, तो उसके बाद जब आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको एक एक करके उठाते रहेंगे और आपको वो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ख़ास तौर से जब एनिमेशन या वीडियो बनाया जाता है तब ये जो हमारा स्टोरी बोर्ड है ये बहुत काम की चीज़ होती है। अब हम जो हम ये बात कर रहे हैं बच्चों के लिए कंटेंट डेवलपमेंट की, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात कर लेना भी ज़रूरी है। बच्चों के लिए सामग्री विकास इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उनकी सोच, व्यवहार और दुनिया को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। अच्छी सामग्री भाषा कौशल, रचनात्मकता और समस्या समाधान की उनकी क्षमता को बढ़ाती है। यह बचपन में ही बच्चों में मूल्य और सामाजिक कौशल विकसित करती है। इसके अलावा सही सामग्री बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाती है, जिससे वे अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखते हैं। यह बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों और विचारों से परिचित कराती है, जिसमें समावेशिता और जागरूकता बढ़ती है। इंटरैक्टिव सामग्री जैसे गेम्स और गतिविधियां बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती हैं। नियमित रूप से अच्छी सामग्री देखने या पढ़ने से बच्चों में आत्मविश्वास और जिज्ञासा बढ़ती है, जिससे वे पढ़ाई और जीवन
दोनों में सदा आगे बढ़ते हैं और सफल भी रहते हैं। अब हमने मीडिया तो बना लिया, बच्चों के बाल विकास के काम में आने वाले मीडिया कंटेंट को तो हमने बना लिया। अब इस जो कंटेंट हमने बनाया है उसकी बच्चों के विकास में क्या भूमिका है, यह लेना भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह उनके सीखने, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। शैक्षिक मीडिया ज्ञान बढ़ाता है, जबकि जो बहुत ज़्यादा या ऐसा मीडिया जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक नहीं है, या उन्हें ऐसी सामग्री दिखा रहा है जो उनके उम्र के हिसाब से या उनके बौद्धिक स्तर के हिसाब से या उनकी भावनात्मक स्तर के हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं है, जो उन पर गलत असर डाल सकता है, उस तरह का जो मीडिया है वो बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब उस तरह का मीडिया कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए नहीं बनाना चाहिए। हालांकि यह विडंबना है कि आजकल इस तरह का कंटेंट हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा देख रहे हैं जो बच्चों के लिए नहीं होता। लगातार वो ऐसे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं जिनमें उनके लिए जानकारी के नाम पर कुछ नहीं होता, उनके लिए शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं होता, उनके लिए मनोरंजन के नाम पर कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो वीडियो स्क्रॉलिंग है, ये बच्चे इस कदर इसके आदी हो गए हैं कि वो दिन भर स्क्रॉलिंग किया करते हैं और फजूल के वीडियो वो पूरा टाइम देखते रहते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए अच्छा मीडिया, सोशल मीडिया कंटेंट बनाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया कंटेंट जो है, अगर अच्छा मीडिया कंटेंट है तो वो भाषा विकास में मदद करता है। इससे बच्चे नए शब्द सीखते हैं, नए वाक्य बनाते हैं, कहानियाँ बनाने की रचनात्मकता उनमें आती है और संगीत और कला के माध्यम से उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर बच्चों को बिना निगरानी के जो सोशल मीडिया का समंदर है उसमें आप छोड़ देंगे तो फिर उनके जो विकास का क्रम है वो तो रुकेगा ही, इससे वो नकारात्मकता की तरफ भी बढ़ सकते हैं और इससे उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है और कल्पना क्या है। मतलब कौन सा कंटेंट ऐसा है जो सही है और कौन सा कंटेंट ऐसा है जो सिर्फ फिक्शन है, ये वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को मीडिया को लेकर भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको सही और गलत सामग्री की समझ हो सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता कुछ हद तक बच्चों पर निगरानी भी रखें कि वो क्या देख रहे हैं और किस तरह की सामग्री वो देख रहे हैं। जो बच्चों की जो अच्छा जो कंटेंट होता है उसमें ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए कि वो आसान भाषा में हो, रोचक हो, वो उनको शिक्षा देने वाली हो, उनको एजुकेट करने वाली हो और उनकी उम्र के लिहाज से सही हो। वो सकारात्मक मूल्यों, रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ावा दे ताकि बच्चों में जो सीखने की क्षमता है उसका विकास हो। सामग्री समावेशी होनी चाहिए और उसमें विविधता होनी चाहिए। मतलब एक ही कंटेंट आप बार बार अगर देते रहेंगे तो वो बच्चा उससे परेशान हो जाएगा और उसमें विविधता होनी चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे दूसरे क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा, खान पान, रहन सहन और लोगों के बारे में जान सकें। और भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए और ये सामग्री जो है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। बच्चों से इसमें सवाल पूछे जाने चाहिए, उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए कि बच्चे उससे जुड़ सकें और बच्चों को इसके माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और बच्चों को किसी तरह से भी वो भ्रम में ना डाले। अच्छी तस्वीरें, ऑडियो और कहानी शैली जो है वो रोचक होनी चाहिए और अगर ये सब होगा तो जाहिर है कि वो मीडिया कंटेंट जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा और वो उसको देखकर कुछ ना कुछ उनकी जानकारी बढ़ेगी। सामग्री सुरक्षित हो और बच्चों को कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसके माध्यम से सीखने को मिले जो आगे जाकर उनके काम आए। अब
बच्चों के लिए जब हम कुछ बनाते हैं तो उसमें कार्टून की भूमिका क्या रहती है। आपने देखा होगा कि कार्टून हर बच्चे को पसंद होता है। हर बच्चा कार्टून का जो आकर्षण है उससे बचा नहीं रह पाता है। कार्टून दृश्य और श्रवण तत्वों के माध्यम से बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। ये भाषा, नैतिक मूल्य और समस्या समाधान कौशल को मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। अच्छे कार्टून बच्चों का ध्यान बनाए रखते हैं क्योंकि उनमें रंगीन दृश्य और रोचक कहानियाँ होती हैं। ये भावनात्मक समझ विकसित करने में भी मदद करते हैं क्योंकि पात्र विभिन्न भावनाएं सिखाते हैं। शैक्षिक कार्टून अक्सर महत्वपूर्ण बातों को दोहराते हैं जिससे बच्चों की याददाश्त मजबूत होती है। सही तरीके से बनाए गए कार्टून बच्चों के लिए मनोरंजन और शिक्षा दोनों में उपयोगी होते हैं। तो ऐसी ही मुझे याद है कि दूरदर्शन में जब बहुत पहले दूरदर्शन में एक चिड़िया की कहानी का कार्टून के माध्यम से एक चिड़िया की कहानी दिखाई जाती थी जिसमें एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई सब। उसमें आपने वो कहानी बड़े होने के दौरान ज़रूर सुनी होगी या हो सकता है कि आप लोगों ने उसको देखा भी हो। वो बहुत ही साधारण कार्टून में बनाई गई थी क्योंकि वो दूरदर्शन का और इस सब का शुरुआती दौर था। लेकिन वो बच्चों को इतना सुंदर संदेश देती है जिसमें चिड़िया जो है वो दाना चुगने के लिए बैठ गई हैं और बहुत सारी और चिड़ियाँ उनको देख देख कर आकर बैठ जाती हैं। लेकिन वहाँ जाल बिछा है। जो शिकारी है, जो चिड़िया को पकड़ने वाला शिकारी है, उसने जाल बिछा दिया है और वो चिड़िया जब खाना खाने के लालच में वहाँ आ जाती हैं वो उस जाल में फंस जाती हैं। अब फिर जो है वो क्या करती हैं कि वो बहेलिया का जाल ही लेकर उड़ जाती हैं। ये कहानी जो है वो बच्चों को ये सिखाने के लिए बनाई गई थी कि जब हम एक होते हैं, जब हम लोगों में एकता होती है तो हम किसी भी मुश्किल से खुद को बचा सकते हैं। ये दसियों साल तक ये कहानी जो है वो दूरदर्शन पर चलाई जाती थी और हो सकता है कि अभी भी अगर आप दूरदर्शन कभी देखें तो ये कहानी आपको देखने को मिल जाए। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और बच्चों को जो मॉरल मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है वो बच्चों को बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुंचाती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों की पत्रिकाओं की। आजकल तो खैर वीडियो एप्स गेम्स और ज़माने भर के इतने प्रोग्राम्स आते हैं कि पत्रिकाएं जो बच्चों की हैं वो एक तरह से गुम ही हो गई हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है कि हमारे यहाँ नंदन और चंपक और मोटू पतलू और चाचा चौधरी और कॉमिक्स फैंटम और ये अपने स्पाइडरमैन इस तरह के ढेरों पत्रिकाएं छपा करती थी और बच्चे उन्हें मतलब उनमें लत होती थी ये पत्रिकाएं पढ़ने की। इससे एक तो उनकी पढ़ने की क्षमता बहुत तेज़ी से विकसित होती है। उन्हें पढ़ने की आदत पड़ती है। किताबें पढ़ना दुनिया का सबसे अच्छा शौक़ है। जो लोग किताबें पढ़ते हैं उन्हें किताबें दोस्त से भी ज़्यादा करीब लगती हैं। तो लेकिन अब ये विडंबना है कि बच्चों की पत्रिकाएं जो हैं वो बनना कम हो गई हैं और बनती भी हैं तो वो डिजिटल मीडिया पर ही उपलब्ध हैं। उसमें बच्चों की पत्रिकाओं में कहानियाँ, पहेलियाँ, कई तरह के क्रॉसवर्ड्स और इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती थी जिससे बच्चों की पढ़ने की क्षमता के साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती थी और इससे बच्चे इंडिपेंडेंटली बहुत सी चीज़ें सीख जाते थे और माँ बाप को भी ये तसल्ली रहती थी कि बच्चा एक अच्छी चीज़ पढ़ रहा है। इसमें रिडल्स होते थे, इंटरैक्टिव चीज़ें होती थी और भाषा इतनी सरल होती थी कि बच्चे उनको आसानी से समझ लेते थे। और पढ़ने की क्षमता का तो विकास होता ही है। उसमें जो ये स्क्रीन टाइम आजकल बच्चों का बढ़ता चला जा रहा है वो भी नहीं होता। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो आँखों पर आपके उतना ज़ोर भी नहीं पड़ रहा है।
स्क्रीन देखने से तो आप कितना अपनी आँखों को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसकी तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब हमने बच्चों के डिजिटल मीडिया के बारे में, कंटेंट के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है कि वो आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो आयु आधारित, जो उम्र आधारित सामग्री है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो छोटे बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो सरल, रंगीन और बुनियादी अवधारणाओं पर आधारित होना चाहिए। बड़े बच्चों के लिए सामग्री में थोड़ी जटिल बातें, तर्क और समस्या समाधान के तत्व शामिल किए जा सकते हैं। सामग्री हमेशा आयु उपयुक्त सामग्री, आप जो कंटेंट बनाएं वो आयु उपयुक्त, रोचक और शिक्षाप्रद होना चाहिए। इसके अलावा सामग्री विकसित करते समय बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के चरणों को ध्यान में रखना आवश्यक है। छोटे बच्चों के लिए आप चीज़ों को बार बार बता सकते हैं और उनको एक लय में, अगर मान लीजिए आप अगर कविता में या आप एक लयबद्ध तरीके से अगर उनको सिखाते हैं और उनको सुनने और देखने की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो उनको इस तरह से जानकारी देनी चाहिए। और लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको एक व्यवस्थित कहानी सुनाई जानी चाहिए। कहानियाँ या जो भी कंटेंट आप बनाएं वो एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद बच्चे तर्क करने लगते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये बताया तो इसका क्या मतलब है, वो क्यों नहीं बताया। तो ये सब उनका दिमाग जो है वो विकसित हो रहा है और वो ये सब चीज़ें सोचने लगता है। तो उन्हें सोचने के लिए भी ऐसी ही चीज़ें दी जानी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों। उनके स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय करने की क्षमता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए आपकी जो सामग्री या जो आप कंटेंट दे रहे हैं। सामग्री में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और इंक्लूसिवनेस यानी समावेशिता भी होनी चाहिए, ताकि अब हम देखते हैं कि स्कूल में अलग अलग परिवेश के बच्चे आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो कोई भी सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी एक पृष्ठभूमि के बच्चे के लिए ठीक ना हो। बच्चों, अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले, अलग अलग आर्थिक स्थितियों से आने वाले, अलग अलग घरों से आने वाले बच्चों को ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जो सार्वभौमिक हो, मतलब जो सबके लिए उपयोगी हो। किसी एक वर्ग पर टिप्पणी करने से बचिए, किसी एक समुदाय पर टिप्पणी करने से बचिए, किसी एक को अच्छा या दूसरे को बुरा कहने से बचिए, क्योंकि बच्चों का जो इस समय जो बच्चों का मस्तिष्क होता है वो बहुत नाजुक होता है और उस पर किसी भी बात की छाप बहुत गहरी हो सकती है। इसलिए संवेदनशीलता और इंक्लूसिवनेस को ध्यान में रखा जाना चाहिए थोड़े बड़े उम्र के बच्चों के लिए मीडिया कंटेंट बनाते समय। जब आप कंटेंट बनाएं तो इस बारे में बच्चों से ही पूछें कि उन्हें यह जानकारी कैसी लगी, और अगर वो सुझाव दें तो आप उसको अपने कंटेंट में ज़रूर शामिल करें। इससे एक तो बच्चे का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और दूसरा वो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने लगता है। मनोरंजन और शिक्षा के बीच संतुलन ज़रूर बनाए रखें। ध्यान रखें कि आप जो एंटरटेनमेंट बच्चों को दे रहे हैं वो उसके लिए ऐसी होनी चाहिए जो उसे शिक्षा भी दे रही हो, लेकिन वो बोझिल भी ना हो जाए। सिर्फ शिक्षा के नाम पर उसको आप कंटेंट को बोझिल ना बना दें, और उसकी बच्चे की रुचि का भी ध्यान रखें कि उसका एक तो टाइम लिमिट ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक बच्चा उसको नहीं देखेगा या पढ़ेगा या सुनेगा। तो छोटी छोटी ड्यूरेशन की जो है आप मीडिया कंटेंट बनाएं, ताकि बच्चे मनोरंजन और शिक्षा, मतलब हम मनोरंजन के माध्यम से जो बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो। बदलती तकनीक और नए ट्रेंड के अनुसार टाइम टू टाइम आप अपनी जो मीडिया कंटेंट है उसको अपडेट भी करते रहें, जिससे बच्चे को वो पुराना ना लगे।
अब टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, तो इन दोनों की जो इन दोनों पर जो कंटेंट होता है उसका बच्चों के व्यवहार पर बहुत असर होता है। अगर सकारात्मक सामग्री होगी तो बच्चों का के सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगी, लेकिन अगर नेगेटिव सामग्री होगी तो बच्चों में गलत व्यवहार, मतलब उसी तरह का व्यवहार करने की जो है एक आदत बन सकती है। इसके अलावा टीवी और ऑनलाइन मीडिया सामाजिक सीखने के साधन भी हैं, क्योंकि बच्चे जो कुछ देखते हैं वही सीखते हैं और उसी भाषा और बातचीत की शैली को भी अपना लेते हैं। आप देखते होंगे कि एक कार्टून टीवी पर आता है, शिनचैन, और उस पर बहुत से माता पिता को एतराज़ है, क्योंकि वो उस बच्चे को इतना बदतमीज़ और उद्दंड दिखाया गया है कि माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे वो कार्टून देखें। हालांकि लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे उस कार्टून को देखते हैं, लेकिन आप इस बात को समझें कि बच्चे बहुत देर तक जिस कंटेंट को देखते रहते हैं उसको अपने जीवन में ढाल लेते हैं। इसलिए इस तरह के कंटेंट से बचना चाहिए जो बच्चों में नकारात्मकता या बुरी आदतें डालता हो। अब बच्चों के लिए आप जब कंटेंट बनाना शुरू करें तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस बारे में आपको बताती हूँ। बच्चों के लिए सामग्री जो कंटेंट बनाया जाता है उसके बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये आइडिया आना चाहिए कि आप क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको जो टारगेट एज के जो आपके बच्चे हैं उनकी एज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट लिखना है। उसके बाद उसका आपको विजुअल्स डिज़ाइन करना है, फिर कंटेंट रेडी करना है। उसके बाद उसकी समीक्षा, मतलब आपको रिव्यू भी करना है, ताकि ये आप इंश्योर कर सकें कि सामग्री अच्छी बनी है और बच्चों के काम की है। इसके अलावा जब भी आप ऐसा कोई कंटेंट बनाएं तो आप इस जिस भी विषय पर आप बना रहे हैं उस विषय के शिक्षकों से, मनोवैज्ञानिकों से, लेखकों से और डिज़ाइनर्स से इस बारे में बात करें, उनका सहयोग लें। और हर स्टेप पर, यानी स्टेप बाय स्टेप जब आप चल रहे हैं तो आपको एजुकेशन और नवाचार के बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। बच्चों पर पायलट टेस्टिंग या प्रोटोटाइप टेस्टिंग करके महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे सामग्री में सुधार किया जा सकता है। अब आता है वीडियो का साउंड इफ़ेक्ट, आवाज़ की शैली, बैकग्राउंड म्यूज़िक। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को सामग्री से भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करते हैं। सामग्री तैयार करने के बाद उसकी क्वालिटी चेक होना ज़रूरी है, ताकि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि वो बायस्ड है, किसी पर अवांछित टिप्पणी की गई है, या कोई पक्षपात किया गया है, या कोई अनुचित चीज़ उसमें ऐसी डाल दी गई है जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो। इस बात के लिए आपको उस जो कंटेंट आपने बनाया है उसका क्वालिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर सामग्री की समीक्षा करते रहें और उसको अपडेट भी करते रहें, ताकि बच्चों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से वो रेलेवेंट बनी रहे। अब सोशल मीडिया आजकल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच्चे को दूर नहीं रख सकते। अब सोशल मीडिया पर एक्सपोज़र के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे तो ये हैं कि इससे बच्चों को सीखने के मौके मिलते हैं, उनका एंटरटेनमेंट होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और नई जानकारियाँ मिलती हैं, और उनको स्किल भी सीखने को मिलते हैं। और उनमें डिजिटल मीडिया बच्चों में डिजिटल जो साक्षरता है वो विकसित करता है, जो आज आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें ये सब बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह की जानकारी हासिल करते हैं और क्रिएटिविटी सीखते हैं। लेकिन अब सभी बच्चे तो एक तरह के नहीं हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खुराफाती दिमाग के हैं। तो वो
ज़रूरी नहीं कि वो वही चीज़ें सीखें जिससे या वही चीज़ें देखें जो उनके लिए शिक्षाप्रद हों। वो ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो सिर्फ मनोरंजन है या मनोरंजन भी नहीं है, लेकिन उसमें उनके लिए ना तो ज्ञान के लिए कुछ है, ना जानकारी के लिए कुछ है, लेकिन वो उन्हें पसंद आ रहा है क्योंकि उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे वीडियोस हैं, कार्टून्स हैं, और तरह तरह के आप एक बार सोशल मीडिया पर जाकर देखिए कि उसमें किस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं और बच्चे उनको पसंद करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत एक तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इससे उनको लत लग जाती है, वो घंटों बैठकर उसको देखते हैं, उनकी शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटता है, खेल-कूद में ध्यान नहीं लगता है और गलत सामग्री तक उनका एक्सेस बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चे की आँखों को नुकसान पहुँचाता है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी वो नुकसानदेह है। उससे उन्हें तनाव और मतलब टेंशन और एंग्ज़ायटी जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं। अगर बच्चे को सोशल मीडिया की लत लग गई है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इसके मुकाबले आप इस बात में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी कि बच्चे को सोशल मीडिया की लत लगने ही ना पाए। स्क्रीन टाइम हमेशा कोशिश करें कि उसका सीमित रहे और खेल, पढ़ाई और क्रिएटिविटी में उसका ध्यान ज़्यादा लगा रहे। तो ये जो सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है, जो तरह तरह की चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं होगी और वो और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ पाएंगे। अब जो है जो क्रिएटिव स्टोरी किस तरह से बनाई जाती है उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, और उससे हमें क्या मॉरल लेसन मिल रहा है वो भी आपको बता देती हूँ। इसी तरह की आप छोटी छोटी स्टोरीज़ से शुरुआत करें। पहले आप जो चित्र है यानी पिक्चर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से छोटे छोटे एक एक पन्ने पर चार चार लाइनें लिख कर वो छोटे बच्चों के लिए बनाएं। फिर उसको थोड़ा और विकसित करके उसको आप थोड़े बड़े बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं, जिसमें स्टोरी जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और उसकी भाषा भी थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी। तो ये जो स्टोरी है इसका नाम है ईमानदार छोटी चिड़िया। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम रीवी था। वह एक हरे भरे जंगल में रहती थी। एक दिन वह नदी के पास उड़ रही थी, तभी उसे जमीन पर एक चमकदार सुनहरी अंगूठी मिली। रीवी ने अंगूठी उठाई और सोचा, यह कितनी सुंदर है, मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो हमेशा कहती थी, हमेशा ईमानदार रहो, किसी की कोई चीज़ न लो और सही काम करो। उसी समय उसने पास ही एक उदास गिलहरी को देखा। गिलहरी रो रही थी और कह रही थी, मेरी सुनहरी अंगूठी खो गई है, वह मेरे लिए बहुत खास थी। रीवी थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर वह उड़कर नीचे आई और बोली, क्या यह तुम्हारी अंगूठी है? गिलहरी की आंखों में खुशी चमक उठी। हाँ, यह मेरी अंगूठी है, बहुत बहुत धन्यवाद, वह खुशी से बोली। रीवी मुस्कुराई और उसके दिल में एक सुखद एहसास हुआ। उसने समझा कि अंगूठी लौटाने से उसे जितनी खुशी मिल रही है, उस अंगूठी को अपने पास रखकर शायद वह खुशी नहीं मिलती। उस दिन के बाद रीवी जंगल की सबसे ईमानदार चिड़िया के रूप में पहचानी जाने लगी। तो यहाँ जो ये स्टोरी है इसको बनाते समय आप तर्क ना लगाएं, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं और छोटे बच्चे तर्क नहीं करते। लेकिन अगर थोड़े बड़े बच्चों के लिए हम बनाएंगे तो बच्चा ये सवाल पूछ सकता है कि चिड़िया तो अंगूठी पहनती नहीं, गिलहरी भी अंगूठी नहीं पहनती, तो ये क्या मतलब हुआ कि भाई चिड़िया को अंगूठी मिली और उसने सोचा रख लूँ, वो क्या करेगी उसका, और चिड़िया को अंगूठी से क्या मतलब। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है। आप जब भी कोई कंटेंट बनाएं तो आप उस बच्चे के की जगह खुद को रख के देखें कि अगर मैं ये स्टोरी पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आएंगी इसको पढ़ने के बाद। तो
आपके लिए, हर उम्र के बच्चे के लिए कंटेंट तैयार करना आसान हो जाएगा। अब जो इस स्टोरी का मॉरल है वो है, ईमानदारी ही सच्ची खुशी लाती है। यानी अगर हम ईमानदार हैं तो हम जीवन में ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो सोशल मीडिया पर हम जो बच्चों के लिए कंटेंट राइटिंग का जो काम है उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। और आप लोग अब इस पर आसानी से आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम बातें अब आप जानते हैं।